जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फीडबैक मैकेनिज़्म होगा कि फ़ीडबैक मैकेनिज़्म किसे कहा जाता है। इस टॉपिक को हम बड़ी तरतीब के साथ डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ़ीडबैक मैकेनिज़्म। सबसे पहले फ़ीडबैक मैकेनिज़्म की हम डेफिनेशन लेंगे, इसके बाद इस डेफिनेशन को समझेंगे। जी, डेफिनेशन के अंदर हमने सबसे पहले लिखा कि द मैकेनिज़्म ऑफ डिटेक्शन एंड सिग्नलिंग टू द कंट्रोल सिस्टम फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, कि एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें डिटेक्शन की जाती है और सिग्नलिंग दिए जाते हैं टू द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल दिए जाते हैं ताकि कंट्रोल सिस्टम उन सिग्नल्स की बुनियाद पे इफेक्टर्स को रिस्पॉन्स के लिए माइल कर सके। इफेक्टर्स रिस्पॉन्स पैदा करेंगे और वो रिस्पॉन्स उसकी बुनियाद पर होगा कि जो सिग्नल डिटेक्ट किए गए हैं और डिटेक्ट करने के बाद जो सिग्नल कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर्स को ट्रांसफ़र किए हैं। ऐसे एक पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है। फीडबैक मैकेनिज़्म के अंदर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा, दैट इज़ कंट्रोल सिस्टम। हमने इसमें ये चीज़ देखनी है कि ये कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करेंगे हम और इसके बाद हम इसको मज़ीद डिटेल में लेके जाएंगे। अब हमारा टॉपिक कंट्रोल सिस्टम है, जो इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई। कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रहा है। पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम, जिसको हम कंट्रोल सिस्टम का नाम देते हैं। कंट्रोल सिस्टम की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारी अगली हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ control system. There are two main types of control system. First of all, living control system and second one is physical control system. लिविंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम हम स्टडी करेंगे लिविंग कंट्रोल सिस्टम। ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हो, जानदारों के अंदर पाया जाता हो, भले ही वो जानदार यूनिसेल्यूलर हो या वो मल्टी सेल्यूलर हो, तमाम के तमाम जानदारों के अंदर पाया जाने वाला जो सिस्टम है उसको लिविंग कंट्रोल सिस्टम का नाम दिया जाएगा। लिविंग कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम आएंगे लिविंग कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। There are 3 components of living control system. First of all, receptor. Second one, control center. And third one, effectors. receptors ऐसे ऑर्गन्स का नाम होता है जो किसी भी स्टिम्युलस को रिसीव करते हों। किसी भी स्टिम्युलस को रिसीव करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको रिसेप्टर्स का नाम दिया जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम थर्मोरेगुलेशन की एग्जांपल लें कि हम फीडबैक मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू थर्मोरेगुलेशन स्टडी कर रहे हैं, तो रिसेप्टर्स स्किन के अंदर भी पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं।
अब एक एग्जांपल मैं पेश करता हूं रिसेप्टर्स की, दैट इज क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। क्यूटेनियस रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद हुआ करते हैं और स्किन के अंदर आने वाली जो तब्दीली है, बाहर से जो स्टिमुलस रिसीव हो रही है, उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और वो उस स्टिमुलस को आगे कंट्रोल सेंटर तक सेंड करते हैं। अब रिसेप्टर मैंने बताया कि क्यूटेनियस रिसेप्टर्स, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि यूरिनरी ब्लड रिसेप्टर्स, इसी तरह सक्रोटम रिसेप्टर्स, सक्रोटम के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और इसी तरह क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो कि मैंने आपके सामने लिखे, ये भी रिसेप्टर्स हैं। ये तमाम के तमाम रिसेप्टर्स एक स्टिमुलस, हीट स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। टेम्परेचर स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, लिहाजा ये रिसेप्टर्स हैं। इसके बाद आएंगे हम कंट्रोल सेंटर की तरफ कि कंट्रोल सेंटर की एग्जांपल क्या है। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जो कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट कर रहा है इस थर्मोरेगुलेशन के अंदर। हाइपोथैलेमस आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, टॉपिक ब्रेन एंड सब टॉपिक इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, लिहाजा रेफरेंस के साथ मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस को कहाँ स्टडी किया गया। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन है दिमाग के अंदर, फोर ब्रेन के अंदर, जो थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद बारी आती है इफेक्टर्स की। इफेक्टर्स जिस्म के वो ऑर्गन्स हुआ करते हैं जो रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, और उनका रिस्पॉन्स किस सूरत में होता है? उनका रिस्पॉन्स जस्ट अकॉर्डेंस विद सिग्नल्स रिसीव्ड बाय कंट्रोल सेंटर। उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो उसके मुताबिक होगा जो सिग्नल्स उनको कंट्रोल सेंटर ने ट्रांसफर किए हुए। इफेक्टर्स की एग्जांपल अगर हम लें, मसल्स, ग्लैंड्स, बोन्स एटसेट्रा। मुख्तलिफ तरह के इफेक्टर्स मौजूद हैं, यानी ये इफेक्टर्स हाइपोथैलेमस यानी कंट्रोल सेंटर से रिसीव करते हैं सिग्नल्स और इसके बाद ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते होते हैं। इस तरह कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम हमने स्टडी कर लिए। अब हम देखते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम, कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, यानी किस मैकेनिज्म पे ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम काम करता है। हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म। यहां पे मैं पॉइंट लिखता हूं कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क्स as physical control system। लिविंग कंट्रोल सिस्टम का मैकेनिज्म बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर मैंने ये पॉइंट लिखा कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क्स एज फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, यानी लिविंग कंट्रोल सिस्टम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के तौर पे काम करता है, की तरह काम करता है। लिहाजा अब हमें यह समझना ज़रूरी हो गया कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, जब हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और इसके मैकेनिज्म को स्टडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली लिविंग कंट्रोल सिस्टम समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरफ।
फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जो मुख्तलिफ़ किस्म की मैकेनिकल चीज़ों के अंदर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर एक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है। एक आयरन इस्त्री, उसके अंदर भी फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम मौजूद होता है। अब हम फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे ये लिखूंगा कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने पहला कंपोनेंट रिसेप्टर स्टडी किया, लिहाजा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर रिसेप्टर की जगह हम टर्म यूज करेंगे दैट इज डिटेक्टर। यहां पे हम टर्म यूज कर रहे हैं डिटेक्टर कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर स्टिम्युलस को रिसीव करने के लिए डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट यहां पे हमने कंट्रोल सेंटर स्टडी किया। यहां पे कंट्रोल सेंटर कौन सा होगा? कंट्रोल सेंटर लिविंग सिस्टम्स के अंदर हाइपोथैलेमस है, और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर कौन सा आएगा कंट्रोल सेंटर? दैट इज थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर कंट्रोल सेंटर के तौर पर एक्ट करता होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इफेक्टर। इफेक्टर्स क्या होते हैं? जिन्होंने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो इफेक्टर्स यहां पे यूज होंगे, अगर हम इस्त्री की एग्जांपल लें तो उसके अंदर बाई मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। मुख्तलिफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ इफेक्टर्स मौजूद हुआ करते हैं। इफेक्टर्स की अगर हम बात करें यहां पे इस्त्री के लिहाज से, आयरन के लिहाज से, तो इसका मतलब कि इस्त्री के अंदर बाई मेटल स्ट्रिप्स इफेक्टर्स के तौर पर रोल प्ले कर रही हैं। डिटेक्टर्स कौन सा होगा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर? जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर डिटेक्टर मौजूद होता है उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर, thermometer is detector, thermostat is control center, and the last one effector bimetal strips। अब हम इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं कि भाई ये पूरे का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट लिखेंगे कि थर्मोमीटर डिटेक्ट्स द स्टिम्युलस। थर्मोमीटर सबसे पहले स्टिम्युलस को डिटेक्ट करेगा, इसके बाद ये थर्मोमीटर उस स्टिम्युलस को सिग्नल दे देगा, आगे स्टिम्युलस भेज देगा आगे थर्मोस्टेट की तरफ। थर्मोस्टेट की तरफ सिग्नल भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा कि थर्मोमीटर सेंड्स द सिग्नल टू दी थर्मोस्टेट। कि थर्मोमीटर थर्मोस्टेट यानी जो फिजिकल कंट्रोल सेंटर है इसको सिग्नल भेज देगा कि भाई ये स्टिम्युलस आई है मेरे पास, ये स्टिम्युलस को मैंने डिटेक्ट किया है। डिटेक्टेड स्टिम्युलस को थर्मोस्टेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा कि थर्मोस्टेट analyzes
the set point and stimulus coming from thermometer. थर्मोस्टेट जो कि एक कंट्रोल सेंटर है, ये थर्मोमीटर से आने वाली स्टिम्युलस को और सेट पॉइंट को एनालाइज करता है। अब यहाँ पे सेट पॉइंट समझना लाजमी हो गया कि सेट पॉइंट किसे कहते हैं। सेट पॉइंट की मैं डेफिनेशन लिखने बता रहा हूँ कि द आइडियल और नॉर्मल वैल्यू दैट इज प्रीवियसली स्टोर्ड इन मेमोरी, कि वो आइडियल और नॉर्मल वैल्यू जो कंपनी ने पहले से ही मेमोरी के अंदर स्टोर कर रखी हैं, इस वैल्यू को सेट पॉइंट कहते हैं। थर्मोस्टेट क्या करेगा, स्टिम्युलस को और सेट पॉइंट को डिटेक्ट करेगा, ये एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद इसे पता चलेगा कि आया जो स्टिम्युलस आई है वो इंक्रीज में आई है या डिक्रीज में आई है या फिर नॉर्मल आई है। उसके बाद ये थर्मोस्टेट डिसाइड करने के बाद ये सिग्नल भेजेगा आगे इफेक्टर्स को, एंड सेंड्स दिस सिग्नल टू दी इफेक्टर्स। इफेक्टर्स को ये इंफॉर्मेशन और सिग्नल सेंड कर देगा और इफेक्टर्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे जस्ट अकॉर्डेंस विद स्टिम्युलस और सिग्नल दैट इज received from thermostat. Effectors show response according to signal received by थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट से जो सिग्नल इनको मिला उस सिग्नल के मुताबिक इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करेंगे। मिसाल यहाँ पे एक मैं जनरेट करूँगा और एक मिसाल के ज़रिए से समझाऊँगा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है। एग्ज़ाम्पल हम आयरन की लेंगे कि आयरन के अंदर, इस्त्री के अंदर ये एक स्केल मौजूद होती है। ये स्केल शुरू पे 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, ये स्केल 6 तक होती है। अब 0 पे इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर वेरिएशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 0 पे मतलब ये कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फ़र्ज़ कर लें कि जैसे ही 1 पे पहुंचती है तो 1 पे टेम्परेचर कंपनी ने 10 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है। इसी तरह 2 पे कंपनी ने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है और 3 पे कंपनी ने टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है। 4 पे 40 डिग्री सेल्सियस, 5 पे 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 पे 60 डिग्री सेल्सियस कंपनी ने टेम्परेचर सेट कर दिया हुआ है। अब एक नॉब लगी हुई होती है और उस नॉब को हम रोटेट करते हैं। जैसे ही हम नॉब को रोटेट करते हैं और नॉब को रोटेट करने के बाद 3 पे लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी हम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाह रहे हैं, इस्त्री को हम 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना चाहते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर एकदम से 0 से इंक्रीज करे और 30 पे पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करता हुआ फिर वो 1 2 3 4 5 6 10 पे पहुंचेगा, इसके बाद 20 पे, इसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा। जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, थर्मोमीटर कॉन्टिन्यूसली इस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है।
जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो इस थर्मोमीटर ने इंफॉर्मेशन भेजी इस थर्मोस्टेट को, दैट इज कंट्रोल सेंटर। थर्मोस्टेट को इंफॉर्मेशन भेजी कि भाई वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है, जहां तक एक यूजर को वैल्यू चाहिए। अब फौरन थर्मोस्टेट सेट पॉइंट को और इस सिग्नल को जो थर्मोमीटर की तरफ से आया है उनको एनालाइज करता है कि क्या वाकई वैल्यू यहां तक पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची। अगर तो वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है तो थर्मोस्टेट फौरन सिग्नल ट्रांसफर करेगा इफेक्टर्स को और इफेक्टर्स आगे रिस्पॉन्स शो करेंगे। इफेक्टर्स किस तरह से रिस्पॉन्स शो करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं कि भाई ये दो स्ट्रिप्स हैं, मेटल स्ट्रिप्स, मेटल की दो पतरियां लगी हुई हैं। मैट्रिक में आपने फिजिक्स के अंदर बाई मेटल स्ट्रिप्स को स्टडी किया। अब जैसे ही आपने नॉब को रोटेट किया और 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, 3 डिग्री सेल्सियस 3 पॉइंट या 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, तो एट द सेम टाइम बाई मेटल स्ट्रिप्स ज्वाइन हो गई। बाई मेटल स्ट्रिप्स दोनों ज्वाइन हो गई। ज्वाइन हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस्त्री ऑन हो चुकी है और टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो एट द सेम टाइम थर्मोमीटर सिग्नल सेंड करेगा थर्मोस्टेट को और इसके बाद थर्मोस्टेट डिटेक्शन एनालाइजेशन के बाद इफेक्टर्स को सिग्नल भेजेगा ताकि इफेक्टर्स स्टिमुलस के मुताबिक रिस्पांस शो कर सकें। अब इफेक्टर्स रिस्पांस शो करेंगे चूंकि टेम्परेचर रिक्वायर्ड रेंज पे पहुंच आया है। अब इफेक्टर्स बाई मेटल स्ट्रिप्स रिस्पांस शो करेंगी और ये स्ट्रिप्स फिर से सेपरेट हो जाएंगी और इस्त्री फिर से बंद हो जाएगी। इस तरह से कंट्रोल सिस्टम ने, जो कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, उसने एक मशीन के अंदर, एक इस्त्री के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट किया। अब जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा, मिसाल के तौर पर कि टेम्परेचर कुछ लम्हों के बाद 29 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो टेम्परेचर जब 29 डिग्री सेल्सियस पे आया तो इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड पॉइंट से नीचे आ चुका है। फिर थर्मोमीटर डिटेक्ट करेगा इस स्टिम्युलस को। इस स्टिम्युलस को डिटेक्ट करने के बाद ये थर्मोमीटर सिग्नल सेंड करेगा थर्मोस्टेट को और थर्मोस्टेट फिर से सेट पॉइंट को और स्टिम्युलस को एनालाइज करेगा। एनालाइज के बाद थर्मोस्टेट डिसाइड करेगा कि टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस यानी रिक्वायर्ड वैल्यू से नीचे आ चुका है, लिहाजा ये थर्मोस्टेट फौरन इफेक्टर्स को यानी बाई मेटल स्ट्रिप्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा, सिग्नल सेंड करेगा ताकि ये फिर से ज्वाइन हो जाएं। ये स्ट्रिप्स फिर से ज्वाइन हो जाएंगी और आयरन फिर से ऑन हो जाएगी। जब आयरन ऑन हो जाएगी फिर से टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ तक हमने फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के मैकेनिज्म को स्टडी किया कि एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर भी सेम प्रोसेस है कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर इसी तरह कंट्रोल किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम का मैकेनिज्म। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम, इसको हम देखते हैं। अब हम वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से काम करता है वर्किंग कैसे करता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे हमने ये पॉइंट लिखा कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क्स एज फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, कि जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है वो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, इसका काम किस तरह से होता है। इस पॉइंट को हम समझते हैं। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। First of all,
हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि रिसेप्टर्स डिटेक्ट्स द स्टिम्युलस, रिसेप्टर्स स्टिम्युलस को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स डिटेक्ट्स और रिसीव द स्टिम्युलस, रिसेप्टर्स स्टिम्युलस को रिसीव करेंगे। इसके बाद दे सेंड द सिग्नल्स टू द हाइपोथैलेमस दैट इज कंट्रोल सेंटर। हाइपोथैलेमस लिविंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल सेंटर है। सो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को सिग्नल ट्रांसफर कर देंगे। सो अब हाइपोथैलेमस जो कि एक कंट्रोल सेंटर है, ये सेट पॉइंट और इस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद वो ये डिसाइड करेगा कि आया जो स्टिम्युलस आई है वो किस तरह की है। सो इसके बाद ये आगे प्रोसेस करेगा। सो हाइपोथैलेमस analyzes the stimulus and set point। हाइपोथैलेमस स्टिम्युलस और सेट पॉइंट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये इंफॉर्मेशन यानी सिग्नल इफेक्टर्स को भेजेगा ताकि इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो कर पाएँ। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा आफ्टर एनालिसिस it sends the signals to the effectors। सो एनालिसिस के बाद ये इफेक्टर्स को सिग्नल सेंड करेगा। इसके बाद इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करेंगे। इफेक्टर्स शो रिस्पॉन्स in accordance with the signal received by hypothalamus। इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करेंगे उन सिग्नल्स के मुताबिक जो सिग्नल्स इनको हाइपोथैलेमस से रिसीव हुए हैं। सो इस तरह से इफेक्टर्स अपना रिस्पॉन्स शो कर देंगे। अगर तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो ये टेम्परेचर इफेक्टर्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है तो इसके बाद इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं, और इस रिस्पॉन्स के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज़ होके नॉर्मल वैल्यू पे आता है, सेट वैल्यू पे, जो रिक्वायर्ड रेंज है उसके अंदर आ जाता है, और वो रेंज ऊपर वाले ने सेट की हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की एग्जांपल लें तो 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस ये रेंज है। इसको मज़ीद स्पेसिफाई किया जाए तो हमारी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। सो इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो चुका है तो उसको इंक्रीज़ करके इस रेंज के अंदर लेके आएंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है तो सिग्नल्स के मुताबिक इफेक्टर्स टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके इस रेंज के अंदर लेके आएंगे। सो इस तरह से वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम हमने स्टडी किया, और हमने ये देखा कि ये जो मैकेनिज्म है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम का मैकेनिज्म है।
तो अब हम टाइप्स देखते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेकंड, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर जो चेंज आएगा वो स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग आएगा। सो चेंज और रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा या जो चेंज आएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युलस। अगर स्टिम्युलस ज़्यादा हो रही है तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आएगा, अगर स्टिम्युलस कम है, कम रिसीव हो रही है तो रिस्पॉन्स भी कम होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वेरी कॉमन एग्जांपल इज सकलिंग एक्शन ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का जो सकलिंग एक्शन है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक एग्जांपल है। यानी बच्चे जितना ज़्यादा सक करते हैं मिल्क प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होती है, जितना कम सक किया जाएगा मिल्क प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी। दूसरी एग्जांपल इसकी मैं पेश करता हूँ कि प्लेटलेट्स एक्टिवेशन। ड्यूरिंग इंजरी, जख्म के दौरान प्लेटलेट्स की जो एक्टिवेशन होती है वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एक एग्जांपल है। यानी जख्म जितना बड़ा होगा प्लेटलेट्स उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, और अगर जख्म कम है, छोटा है, तो प्लेटलेट्स कम एक्टिव होंगे। सो जख्म बड़े होना ये स्टिम्युलस है और प्लेटलेट्स का एक्टिव हो जाना ये रिस्पॉन्स है। हमने ये कहा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो रिस्पॉन्स शो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युलस, स्टिम्युलस की डायरेक्शन में होगा। यानी स्टिम्युलस ज़्यादा है तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आएगा, और अगर स्टिम्युलस कम है तो रिस्पॉन्स भी कम होगा। और मैंने इन एग्जाम्पल्स के अंदर आपको ये समझाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें रिस्पॉन्स जो होगा वो स्टिम्युलस के इन्वर्स होगा। इन्वर्स रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस। यहाँ पे मैं पॉइंट लिखूंगा कि इन्वर्स रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, जो स्टिम्युलस आ रही है उसके इन्वर्स रिस्पॉन्स होगा। मिसाल, अभी हम ये पूरे का पूरा फीडबैक मैकेनिज्म जो स्टडी किया थर्मोरेगुलेशन के हवाले से, थर्मोरेगुलेशन इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ थर्मोरेगुलेशन, इसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ये तमाम की तमाम नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं। थर्मो रेगुलेशन अभी हमने स्टडी किया कि देखें कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उस इंक्रीज की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर भी फ्लक्चुएशन आई, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। एट द सेम टाइम हमारा कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने उस स्टिम्युलस के अगेंस्ट काम किया और अगेंस्ट काम करके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। स्टिम्युलस क्या इंक्रीज हो रही है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर बाहर से हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन जो कंट्रोल सिस्टम है उस कंट्रोल सिस्टम ने उसके अगेंस्ट काम किया और टेम्परेचर को डिक्रीज करके एक रिक्वायर्ड रेंज यानी नॉर्मल रेंज के अंदर सेट कर दिया।
इसीलिए मैंने लिखा इनवर्स रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टिम्युलस के अगेंस्ट होगा। इस तरह से हमने फीडबैक मैकेनिज्म को स्टडी किया, उसकी टाइप्स को स्टडी किया और इसके बाद लिविंग कंट्रोल सिस्टम को स्टडी किया, उनके कंपोनेंट्स को स्टडी किया, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी किया, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया, मैकेनिज्म को स्टडी किया और हमारा टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म मुकम्मल हुआ। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चन प्लीज।